नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। रिसेंटली हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी ने राज्यसभा में खड़े होकर एक बहुत ही सैड न्यूज़ दी पूरे देश को। वो 39 इंडियन वर्कर्स जो इराक में फंसे हुए थे, जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि वो ज़िंदा हैं और वो आईसिस से बचकर ज़िंदा वापस इंडिया में आ जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वो डेड डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं सरकार द्वारा और अब उनकी डेड बॉडीज़ वापस इंडिया लाई जाएगी। अब इस इशू को लेकर सरकार का काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। सिर्फ इस बात को लेकर नहीं कि सरकार उन 39 इंडियंस को बचा नहीं पाई इराक में, इस बात को लेकर भी कि इनकी डेथ डिक्लेयर करने में इतना टाइम क्यों लग गया। सरकार ने काफ़ी बार ये क्यों कहा कि जो 39 इंडियंस है ये जिंदा है। तो इस सब को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी है, तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बेसिकली हुआ क्या है। और साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में इराक के बारे में भी बताऊंगा कि बेसिकली वहाँ पे आईसिस की अब क्या पोजीशन है, और कुछ आईसिस के बारे में जानेंगे, इराक के बारे में जानेंगे, इराक में ओवरऑल कितने लोग मर चुके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो बहुत कुछ जानने को है इस वीडियो में, लेट्स स्टार्ट। और हमारे नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं फॉर वेरियस एग्जाम जैसे SSC, बैंक, RBI, ग्रेड बी, UPSC। तो विजिट करिए studyIQ.com और आप इन नंबर से कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। घर बैठ के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद स्टडी IQ's पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज। तो बेसिकली हुआ क्या, देखो बहुत सारे वर्कर्स इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से मिडिल ईस्ट में काम करने के लिए जाते हैं और उन्हीं में से कुछ वर्कर्स इराक में गए थे। अब इराक में वो एक सिटी है, सिटी ऑफ मौसूल, वहाँ पर वो काम कर रहे थे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे। अनफॉर्चुनेटली उसी समय सन 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आईसिस ने कब्जा कर लिया और उन्होंने वहाँ पर जो इंडियन वर्कर्स थे उनको किडनैप कर लिया और बांग्लादेशी वर्कर्स को भी वहाँ पे किडनैप कर लिया। तो उसके बाद से सन 2014 से उन जो इंडियन वर्कर्स हैं उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया भारत सरकार का, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो वर्कर्स अभी भी आईसिस की कैद में हैं, वो किसी जेल में हैं। आईसिस के जो आतंकवादी हैं उन्होंने उन वर्कर्स को अभी तक मारा नहीं होगा, ये उम्मीद जताई जा रही थी। अब वो उम्मीद टूट गई है। ये न्यूज़ मिल गई है कि जो 39 वर्कर्स थे जिनको आईसिस ने किडनैप कर लिया था मौसूल में, वो मारे जा चुके हैं। तो डेफिनेटली उनकी फैमिलीज़ के लिए काफ़ी बुरी खबर है ये। मगर आगे की कहानी जानने से पहले, इसमें इराक किस तरीके से इस कंडीशन में पहुंचा ये भी जानने से पहले, इराक की जो लोकेशन क्या है मैप में ये देख लेते हैं, और सिटी ऑफ मौसूल कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं। अब देखो ये है हमारा इंडिया। यहाँ से अगर हम वेस्ट की तरफ जाएँ तो आप देखोगे ये यहाँ पर ईरान के साथ जो कंट्री है ये है इराक। इराक आप देखोगे सीरिया के बहुत ज़्यादा करीब है, जॉर्डन के काफ़ी करीब है, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, कुवैत के भी बहुत ज़्यादा करीब है, ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और टर्की के साथ भी इराक बॉर्डर शेयर करता है। और जो आईसिस है, जिसको आईसिल भी कहते हैं, दाइश भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, ग्रुप एक ही है, आतंकवादियों का ग्रुप है। अब काफ़ी हद तक उनकी पावर कम हो चुकी है। वो ऑपरेट कुछ हद तक इस एरिया में करते थे, सीरिया और इराक का जो बीच का एरिया है वहाँ पे वो करते थे। आज भी उनकी काफ़ी हद तक प्रेजेंस यहाँ पर है। और टर्की ने रिसेंटली, आपने सुना होगा कि टर्की भी इस वॉर में कूद गया है। तो टर्की इसलिए कूद पाया क्योंकि डायरेक्टली जो उनकी बॉर्डर है वो इराक और सीरिया से यहाँ पर टच करती है। खैर, अब ये हमने समझ लिया। अब ये देख लेते हैं कि मौसूल कहाँ पे है और इराक की किस एरिया में आईसिस का कब्जा था और अब है। अभी आपके सामने एक काफ़ी जूम्ड इन मैप है इराक और सीरिया का। ये आप जो देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये जो कंट्री है ये है सीरिया, और ये वाला जो कंट्री है यहाँ पर ये है इराक। आप नोटिस करोगे इनकी कैपिटल भी आपको दिख रही होगी। ये सीरिया की कैपिटल है यहाँ पर दमास्कस, और ये है इराक की कैपिटल बगदाद। अब जो इंडियन वर्कर्स थे वो कहाँ पे काम कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो काम कर रहे थे मौसूल में। अगर वो बगदाद में काम कर रहे होते तो आईसिस की कैद में वो ना आते। तो आप देखोगे ये जो आप दो कलर्स देख रहे हो यहाँ पे, एक आप देखोगे लाइट रेड है, फिर डार्क रेड है। लाइट रेड वो कलर रिप्रेजेंट करता है जो आईसिस के कंट्रोल में था 2015 में। ऑलराइट, तो 2015 में आईसिस ने बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर आक्रमण किया इराक में, और काफ़ी सारा जो एरिया था मौसूल का वो कब्जा लिया। और एक समय पे माना जा रहा था कि वो मार्च कर रहे हैं और बगदाद पर भी कब्जा कर लेंगे, मगर प्राइमरीली रशिया की मदद से, रशिया का बहुत बहुत बड़ा रोल था यहाँ पे, रशिया की मदद से यहाँ पर आईसिस को रोक दिया गया। और फिर अगर हम 2018 के आईसिस को देखें तो जो डार्क रेड है, जो सिर्फ यहाँ पे रह गया है और थोड़ा सा यहाँ पर सीरिया में रह गया है, इराक में बहुत कम बचा हुआ है, यही है इस वक्त 2018 में आईसिस का वजूद। तो ये जो सिटी है यहाँ पे आईसिस का कब्जा हट चुका है, और रिसेंटली यहाँ पर जो इराक की सरकार है उन्होंने
मौसूल में चेक किया कि आईसिस ने यहाँ पर क्या घिनौनी हरकतें करी, किन लोगों को यहाँ पे मारा, मास रेप्स हुए और बहुत सारी ख़राब चीज़ें यहाँ पे हुई। तो जब इसी चीज़ की रिसर्च चल रही थी तो एक जगह में एक मास ग्रेव मिली, बहुत सारे लोगों की एक कब्र मिली और वहीं पर जो इंडियन वर्कर्स थे वो वहाँ पे दफन मिले। अब इनिशियली अंदाज़ा ये लगाया गया कि जो इंडियन वर्कर्स थे उनका कुछ पहनावा अलग था। ज़्यादातर जो इंडियन वर्कर्स मारे गए हैं 39 में से वो 6 से 27 के आसपास वो 6 थे। तो उनके सर पे टर्बन थी और जो उनका एक पूरा कॉस्ट्यूम था, जो उनके कपड़े थे, उससे लग रहा था कि वो इंडिया के हैं। अभी ऑफ कोर्स रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये दावा किया है, ये बोला है कि मौसूल में उन लोगों की डेड बॉडी मिल गई है, वो डीएनए सैंपल्स के हिसाब से किया है। जो इंडिया में फैमिलीज़ हैं उनका डीएनए सैंपल लिया गया, डेड बॉडी से मैच किया गया। इराक की सरकार ने कंफर्म किया कि हाँ, मौसूल में जो मास ग्रेव मिली है वो इंडियन वर्कर्स वहाँ पर दफन थे। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान भी देना चाहता हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिले, नया मिले। ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक पूरा रिपोर्टर की तरह आपको बता सकता हूँ ये हुआ, फिर ऐसे मिला, फिर सुषमा स्वराज जी ने ये कहा, फिर मोदी जी ने ये कहा। नहीं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ये भी बताऊंगा कि ऑब्वियस सी बात है, जब आपने वो मैप देखा होगा कि माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, वाह, आईसिस इतने बड़े स्केल पर उस रीजन में कैसे फैला। ऑफ कोर्स किसी भी एक क्यूरियस माइंड में क्वेश्चन आएगा। ये समझने के लिए ये ऐसा क्यों हुआ, मैं एक बहुत ही फेमस इंटरव्यू की तरफ आपको लेके जाऊंगा। ये इंटरव्यू था एक यूएस जनरल का, जिनका नाम था जनरल वीजली क्लार्क। ये रिटायर्ड 4 स्टार यूएस आर्मी जनरल हैं, सुप्रीम अलाइड कमांडर रह चुके हैं नेटो के ड्यूरिंग द 1999 वॉर ऑन यूगोस्लाविया। काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल है ये, यूएसए के और नेटो के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जनरल रह चुके हैं। तो एक बार इनका एक इंटरव्यू हुआ और इनसे पूछा गया कि बेसिकली यूएसए ने इराक पे अटैक किया क्यों। अब वेस्ली क्लार्क ने यहाँ पर पूरा जो सिनेरियो था वो समझाया सन 2007 के इंटरव्यू में। तब तक वो रिटायर हो चुके थे। उन्होंने बताया कि जब वो सर्विस में थे तो वो एक बार पेंटागन में गए। उस वक्त इराक पे फॉर्मली अटैक यूएसए ने किया नहीं था, ना मीडिया को बताया था। तो उस समय उनको एक टॉप लेवल ब्यूरोक्रेट ने वहाँ पर बताया कि वो इराक पे अटैक करने वाले हैं, यूएसए इराक पे अटैक करने वाला है। और जनरल बीसली शॉक्ड रह गए। उन्होंने सोचा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, अटैक 9/11 का ट्विन टावर्स पे हुआ है, हम तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले हैं, हम अलकायदा के खिलाफ लड़ने वाले हैं, वो अफगानिस्तान में है, तो हम इराक पे अटैक क्यों कर रहे हैं। अगर हम ईरान पे अटैक कर रहे होते तो वो कुछ हद तक समझ में आता, क्योंकि वो उनका एक जियोपॉलिटिकल एनिमी भी है। मगर उनको इसका आंसर नहीं दिया गया। जो ब्यूरोक्रेट थे वो हंसने लग गए। और जनरल वीजली ने ये अपने इंटरव्यू में बताया है कि बाद में उस ब्यूरोक्रेट ने उनको एक पेपर दिखाया। ये सन 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू सन 2007 का था। इसमें जनरल वीजली बात बता रहे हैं सन 2002 के आसपास की, इराक में अटैक से पहले की। तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि सन 2002 में एक ब्यूरोक्रेट ने उनको एक पेपर दिखाया और उसमें लिखा हुआ था कि यूएसए आने वाले सालों में 7 देशों पर अटैक करेगा। वो 7 देश हैं इराक, उसके बाद सीरिया का नंबर आएगा, फिर लेबनान, फिर लीबिया, सोमालिया, सूडान और फाइनली फिनिश करेंगे वो ईरान को। जनरल वीजली ने फिर से पूछा कि हम इतने सारे कंट्रीज़ पे अटैक करेंगे क्यों, और वो ब्यूरोक्रेट के पास इसका कोई आंसर नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इराक पे अटैक करने का जो डिसीजन था वो आज तक कभी किसी को समझ नहीं आया। जो यूएस जनरल से उस समय के, उनको भी समझ नहीं आया कि वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। वो बस जो हायर कमांड थी उनके ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। ऑफकोर्स यहाँ पे एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि शायद वो ऑयल के लिए कर रहे होंगे, इराक में ऑयल वेल्स है। मगर आप अगर रिसर्च करेंगे इस बात पे कि यूएसए को कितना इराक का ऑयल मिल पाया, तो आप देखोगे कि ये तो एक बहुत ही बड़ा घाटे का सौदा था। पूरी जो इन्वेजन थी इराक की, फिर वहाँ पे ट्रूप्स को कई सालों तक उन्होंने रखा, फिर इराक की सरकार को भी फंडिंग करी, उस सब में जो खर्चा आया उससे आप यूएस कंपनीज को जो वहाँ से ऑयल निकालने की जो सहूलियत मिली उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अभी भी ये समझ नहीं आया कि इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया गया। और जैसे ही यूएसए ने इराक पे अटैक किया, सद्दाम हुसैन जो मेन वहाँ पे लीडर थे उनको हटा दिया। सद्दाम हुसैन के हटने के बाद उस कंट्री के पास कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रही और वो कंट्री कोलैप्स कर गई और बहुत ही जल्द वहाँ पे आतंकवादी उभरने लग गए। अब यहाँ पर एक थ्योरी ये भी है कि उस वक्त यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश को लगा कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आ चुके हैं, उनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो उनको रोकने की ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने इराक पे अटैक किया। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये थी कि इराक के पास कोई वेपन्स नहीं मिले। जब 2003 मार्च में यूएसए ने अटैक अपना स्टार्ट किया तो उसके बाद कोई वहाँ पर वेपन्स नहीं मिले। और जो रिपोर्ट्स थी कि वेपन्स मिले हैं वो भी काफ़ी हद तक आप कह सकते हो इतनी फुल प्रूफ नहीं थी।
तो अभी तक अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स की थ्योरी के हिसाब से देखो, ऑयल की थ्योरी के हिसाब से देखो, कभी समझ नहीं आया कि यूएसए ने बेसिकली इराक पे अटैक किया क्यों था। खैर, जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, बाद में जब सद्दाम हुसैन जब पकड़े गए, उनको जब फांसी दी गई, तो मरने से पहले उन्होंने कहा था कि तुमको पता नहीं है कि मुझे मारने के बाद तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम अपने लिए इनवाइट कर ली। और बात इन्होंने बिल्कुल सही करी थी, क्योंकि जैसे ही सद्दाम हुसैन मर गए, उसके बाद उसके कुछ सालों बाद इराक में धीरे धीरे आतंकवादी खड़े होने शुरू हो गए। और उसी के बाद इवेंचुअली आइसिस का वहाँ पे जन्म हुआ। आइसिस, आईएस, आइसिल, दाइश सारा एक ही ग्रुप है। बेसिकली ये एक टेररिस्ट का ग्रुप है। ये सीरिया और इराक में इनका ज़्यादातर दबदबा था, अब काफ़ी हद तक कम हो चुका है। इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी थी। एक रिलीजन का सहारा लेकर ये अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मगर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आइसिस का जन्म यूएस की जो इन्वेजन थी इराक की 2003 में, डायरेक्टली उसी की वजह से हुआ। अगर ये इन्वेजन ना होती, आइसिस ना पैदा होता। इराक की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 37 मिलियन। इराक में ही माना जाता है कि कम से कम 5 लाख लोग मर चुके हैं। कई लाखों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, और उनमें से कई लाखों बच्चों के पास कोई शेल्टर नहीं है, वो बस गलियों में वहाँ पर घूम रहे हैं और उनकी बहुत ही ख़राब हालत है। तो ओवरऑल कई लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई इस वॉर की वजह से। ऑफ कोर्स फिर बाद में फिर आइसिस ने जिस तरीके से लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया अपना दबदबा बनाने के लिए, वो अपने आप में काफ़ी ग्रूसम था। आइसिस की काफ़ी इनफेमस वीडियोस भी हैं जहाँ पे वो अपने विक्टिम्स का गला काट रहे हैं, उनको शूट कर रहे हैं। और ये ही डर था कि जो हमारे इंडियन वर्कर्स हैं जो वहाँ पे मौसूल में काम कर रहे थे, कि जब आइसिस के हाथों अगर वो लग गए हैं तो हो सकता है कि उनके साथ भी ऐसा ही हो। मगर अभी भी काफ़ी सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। हमको ये तो पता लग गया है कि हमको ये सैड न्यूज़ मिल चुकी है कि जो 39 इंडियन वर्कर्स थे वो मारे जा चुके हैं, मगर हमको अभी तक ये नहीं पता कि उनकी मौत हुई कब थी। क्या उनकी मौत जून 2014 में हुई थी या बाद में हुई थी। हमको ये भी नहीं पता कि उनको मारा कैसे गया था। क्या उनको आइसिस ने जरे वो मारते हैं वैसे मारा गया, या फिर और तरीके से मर गए, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ हो रहा था मौसूल में। वहाँ पे रशियंस बॉम्बिंग कर रहे थे, अमेरिकन्स बॉम्बिंग कर रहे थे। बाद में ये भी न्यूज़ आई कि टर्क्स ने भी कुछ वहाँ पे बॉम्बिंग करी है, और वहाँ पर इराकी फोर्सेस भी अटैक कर रही थी। तो इतनी जब वहाँ पे गोलाबारी जब चल रही है, तो अभी तक कुछ क्लियर हुआ नहीं है कि बेसिकली वो मरे कैसे हैं, या उनको आइसिस ने मारा है वो कैसे मरे हैं। इसके बारे में अभी और इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है। फिर ये क्वेश्चन ये भी है कि सरकार के पास जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि कंफर्मेशन की कि जो 39 डेथ्स है वो हो चुकी है, वो कहाँ से आई। सरकार ने ये कहा है कि उनको इराकी गवर्नमेंट से ये जो डेटा ये मिला है, मगर क्वेश्चन यहाँ पे यही आता है कि ये डेटा इतना लेट क्यों मिला है। अब इस वक्त सरकार का जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, ये 2 रीज़न्स की वजह से हो रहा है। पहला तो ये है कि सरकार उन वर्कर्स को इराक में बचा नहीं पाई। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो वहाँ पर वातावरण ऐसा था, जिस तरीके से आपको पता है इतनी बुरी तरीके से वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, तो वहाँ पर इंटरवीन करना और वर्कर्स को बचाना एक काफ़ी कठिन कार्य था। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि सरकार के हाथ भी बंधे हुए थे। एक सर्टन लिमिट के बाद सरकार भी इतना कुछ कर ना पाती। मगर सरकार ने एक जगह तो बिल्कुल गड़बड़ कर दी, वो यहाँ पर करी कि उन्होंने कभी क्लियर नहीं किया कि वहाँ पर जो लोग हैं उनकी कंडीशन क्या है। सरकार बार बार ये कहती रही कि मौसूल में जो आईएसआईएस के कब्ज़े में हमारे वर्कर्स, इंडियन वर्कर्स हैं, वो ज़िंदा हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं। 25 जुलाई 2014 को जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है हमारी सुषमा स्वराज जी, उन्होंने लोकसभा में कहा था कि आई कुड नॉट से दैट वी डू नॉट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम, बट आई कुड से ऑन द बेसिस ऑफ सम अदर सोर्सेज दैट दे आर सेफ एंड अलाइव। तो सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि कुछ सोर्सेज के हिसाब से हमको जानकारी मिली है कि जो इंडियन वर्कर्स हैं वो ज़िंदा हैं और वो वहाँ पर सुरक्षित हैं। फिर उसके बाद अगस्त 2014 में सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट को बताया कि नॉट वन सोर्स बट मैनी सोर्सेज हैव टोल्ड मी कि वो वहाँ पर ज़िंदा है और वो वहाँ पे ठीक है, कि बहुत सारे उनको सोर्सेज ने बताया। ऑफ कोर्स ये कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं था, इनडायरेक्टली उनको इन्फॉर्मेशन मिली कहीं से। उसके बाद 6 अगस्त 2014 में सुषमा स्वराज जी ने राज्यसभा में फिर से कहा कि आई वुड लाइक टू से हेयर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे आर अलाइव एंड सेफ, वी शुड नॉट बिलीव इन रूमर्स। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि कोई अगर रूमर फैलाया जा रहा है, कोई अफवाह फैलाई जा रही है कि इंडियन वर्कर्स मर गए हैं, उस पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए, वो ज़िंदा हो सकते हैं। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो इंडियन वर्कर्स की फैमिली थी उन पर क्या बीती होगी।
वो इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनके जो घर के लोग हैं वो वापस आएंगे। और यहाँ पर सरकार फ्लिप फ्लॉप कर रही थी, कभी उनको लग रहा था कि वो वहाँ पे ज़िंदा है, फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा कि हम पक्का नहीं कह सकते, और इवेंचुअली 2018 में वो अब कह रहे हैं कि वो मर चुके हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब सरकार के पास 100% इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, तो उन्होंने बार बार ये क्यों कहा कि वो सेफ है, वो ज़िंदा है। इससे जो वहाँ पे फैमिलीज़ हैं, जो विक्टिम्स वहाँ पे मर चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको कितना ज़रा बुरा लगा होगा। अब यहाँ पर सरकार की मुश्किलें बढ़ाने के लिए एक और इंडिविजुअल की कहानी है जिससे सरकार पर क्वेश्चंस और ज़रा उठ रहे हैं। इनका नाम है हरजित मसीह। अब थोड़ा बता देता हूँ ये बेसिकली है कौन। ये इराक से बच के वापस आ गए इंडिया। क्या है कि जो 39 वर्कर्स इराक में मरे हैं वो पहले 40 थे, उनमें जो एक एक्स्ट्रा वर्कर थे वो थे हरजित मसीह। तो ये वहाँ से बच के वापस आ गए, और ये जब इंडिया वापस आए तो इंडिया में इन्होंने आकर, ये आज से 3 साल पहले की बात है, जब ये इंडिया वापस आ गए, इन्होंने इंडिया में आके बताया कि आईसिस ने जो 39 वर्कर्स हैं इनको गोलियों से मार दिया था। और जब वो मार रहे थे उसी वक्त हरजीत वहाँ से भाग गए, और फिर भागकर वो किसी ना किसी तरीके से एक बोट में बैठ गए, और फिर धीरे धीरे जब इंडियन एम्बेसी से वो कांटेक्ट में आए, वो फिर वहाँ से इंडिया में पहुँच गए सेफली। अब ये इनका वर्जन है। अब सुषमा स्वराज जी ये कह रही हैं कि हरजित मसीह जो कह रहा है ये झूठ है, क्योंकि सुषमा स्वराज जी ने ये कहा कि इंडियन एजेंसी ने वहाँ पे काफ़ी जांच पड़ताल करी, उन्होंने ये पता किया कि हरजित मसीह ने बेसिकली क्या किया था। इन्होंने अपना नाम बदल दिया था, इन्होंने अपना नाम बना दिया था अली। तो जब इन्होंने अपना नाम अली बताया और ये कहा कि वो एक बांग्लादेशी हैं, तो आईसिस के लोगों ने इनको बांग्लादेशी वर्कर के साथ में रख दिया और बांग्लादेशी वर्कर्स को छोड़ दिया। जो इंडियन वर्कर्स थे आईसिस ने उनको मार दिया। ऑफ कोर्स उनके कोई रिलीजियस इसके पीछे ख़राब रीज़न होंगे। खैर मेन हरजित मसीह ने यहाँ पे नाम बदल के खुद को बचा लिया था, और ये सरकार कह रही है कि जो उनकी पहली वाली कहानी है वो झूठ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही आता है कि वो पहली वाली जो कहानी है उसको झूठा वो क्यों, ऐसा कहानी क्यों बनाएंगे वो, ठीक है, वो सरकार के सामने, मीडिया के सामने झूठ क्यों बोलेंगे। और ऑलरेडी हरजित मसीह पर एक केस चल रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर। तो यहाँ पर एक मिस्ट्री ये भी है कि असल में जो 39 लोग थे वो मरे कब थे, वो आईसिस के हाथों मरे थे, कैसे मरे थे, हरजित मसीह एक्चुअली वहाँ से भागा कैसे था। और सबसे बड़ी बात, जब हरजित मसीह पहली बार इंडिया आ चुका था और वो ये कह रहा था कि जो 39 वर्कर्स हैं वहाँ पे वो मारे जा चुके हैं, तो उस वक्त सरकार ने इनकी बात सुन के कम से कम ये क्यों नहीं कहा कि हम पक्का नहीं कह सकते कि जो वर्कर्स हैं वो जिंदा है या वो मर गए हैं। वो बार बार ये क्यों कहते रहे कि वर्कर्स जिंदा है, इवन दो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। ये डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स थी उन वर्कर्स की फैमिलीज़ की, उनके साथ सरकार ने आप कह सकते हो सही तरीके से बिहेव नहीं किया, उनको काफ़ी इससे ठेस ही पहुंची होगी। तो उम्मीद यही है कि इन 39 इंडियन वर्कर्स की जो बॉडी है ये वापस इंडिया लाई जाएगी और इनके जो लास्ट राइट्स हैं इनकी फैमिली निभा पाएगी। और इसी नोट के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं हम। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।